प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। अच्छा ये बताएं, आपने पहले कभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में सुना है? दरअसल मैंने नहीं सुना था, लेकिन जब प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इसका जिक्र किया और उसके बारे में बताया, यानी मानव मंदिर के प्रयासों की चर्चा की उन्होंने, तो सच मानिए मुझे लगा कि सबसे पहले तो हमें इसी पर बात करना चाहिए और इस बीमारी को लेकर या इस बीमारी की स्थिति में क्या हम कर सकते हैं, या मानव मंदिर की तमाम जो गतिविधियां हैं वो किस तरह से हम ये लाभ पहुंचा सकती हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम यही सब जानने का प्रयास करेंगे और इस बातचीत के माध्यम से हमारा प्रयास ये होगा कि हम कम से कम इसके बारे में अवेयर तो हों, हम जाने तो सही। तो इस उद्देश्य से आज हम इसी पर बातचीत करने जा रहे हैं, तमाम अलग अलग पहलुओं को लेकर। लेकिन पहले आइए प्रेरणा का वो स्रोत जहां से ये विचार मन में आया, यानी मन की बात का वो अंश जो प्रधानमंत्री महोदय ने इस विषय को लेकर आपके साथ साझा किया, शेयर किया, पहले वो सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में। मेरे प्यारे देशवासियों, मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्च और इनोवेशन के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरणों के सहारे काफी प्रगति की है, लेकिन कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मुख्य रूप से एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। रोगी के लिए रोजमर्रा के अपने छोटे छोटे कामकाज करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों के उपचार और देखभाल के लिए बड़े सेवाभाव की जरूरत होती है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। इस सेंटर का नाम है मानव मंदिर। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी द्वारा संचालित किया जा रहा है। मानव मंदिर अपने नाम के अनुरूप ही मानव सेवा की अद्भुत मिसाल है। यहाँ मरीजों के लिए ओपीडी और एडमिशन की सेवाएं 3-4 साल पहले शुरू हुई थी। मानव मंदिर में करीब 50 मरीजों के लिए बेड्स की सुविधा भी है। फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ योग प्राणायाम की मदद से भी यहाँ रोग का उपचार किया जाता है। साथियों, हर तरह की हाईटेक सुविधाओं के जरिए इस केंद्र में रोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जुड़ी एक चुनौती इसके बारे में जागरूकता का अभाव भी है। इसलिए यह केंद्र हिमाचल प्रदेश ही नहीं, देश भर में मरीजों के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित करता है। सबसे ज्यादा हौसला देने वाली बात यह है कि इस संस्था का प्रबंधन मुख्य रूप से इस बीमारी से पीड़ित लोग ही कर रहे हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला बाल्दी जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष बहन संजना गोयल जी, और इस एसोसिएशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले श्रीमान विपुल गोयल जी इस संस्थान के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। मानव मंदिर को हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तौर पर विकसित करने की कोशिशें भी जारी हैं। इससे यहाँ मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मैं इस दिशा में प्रयासरत सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूँ। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बेहतरी की कामना करता हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जो बात की है, दरअसल ये सच्चाई है। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन जब से इस मन की बात के माध्यम से ये बात हम तक पहुंची है, तभी से ये उत्सुकता मन में जागी है कि आखिर ये है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए डॉक्टर गिरिराज रतन चांडक जी, जो कि फिजिशियन है, हैदराबाद में है और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बहुत ही प्रतिष्ठित केंद्र है, संस्थान है, वहां वैज्ञानिक के रूप में आप काम कर रहे हैं। और एक खुशी की बात यह है कि जिस मानव मंदिर के बारे में या संजना जी, विपुल जी के बारे में, उर्मिला जी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र किया, इनके साथ वो पिछले 20-22
22 सालों से जुड़कर बड़े निस्वार्थ भाव से, बहुत समर्पित भाव से इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने टेलीफोन लाइन के जरिए उनसे संपर्क किया और अब उनसे हम आपके लिए, अपने लिए जानना ये चाहते हैं कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जैनेन्द्र जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं को संदेश देने का मौका मिला है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो संक्षेप में प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया है इसका, लेकिन हम एक एक्सपर्ट के तौर पर आपसे विस्तार में थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये क्या है, क्यों है, आगे इसके उपचार क्या हैं, वो तो आपसे बात करेंगे ही करेंगे। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा एक कठिन शब्द है या एक मेडिकल शब्द है जी। पर आमतौर पे ये दर्शाता है कि ऐसे एक मरीज की परिभाषा देता है जिसको चलने में दिक्कत है और जिसको जमीन से उठ के सीढ़ी चढ़ने में, इन सब में परेशानी है और ये परेशानियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं और शुरुआत ये हालांकि मांसपेशियों से शुरू होती है, लेकिन इसके बाद ये दिल की मांसपेशियां जो अलग तरह की होती हैं, फेफड़ों के चारों तरफ जो मांसपेशियां होती हैं जो उनको सांस लेने में हेल्प करती हैं, इन सब को ये इफेक्ट करने लगता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कई बार पाएंगे कि एक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है या एक नौजवान या एडल्ट बिल्कुल स्वस्थ है और ये अचानक उनके साथ में ये बीमारी शुरू हो जाती है। तो आपके कहने का मतलब है कि उम्र के किसी भी दौर में, किसी भी पड़ाव पर इस तरह की समस्या खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, और इसकी वजह से ही इसकी जांच करना या इसकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीब ऐसी 25-30 तरह की ऐसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैं जी, जिनके साइंस तो एक जैसे ही होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, चल नहीं सकते हैं ये, लेकिन ये मैंने उम्र के अलग अलग दराज पे आके आपको परेशान करना शुरू करती हैं। डॉक्टर साहब, इसमें ये बात मुझे थोड़ा सा समझाएं कि इसके पीछे वजह क्या है, ये होता क्या है, ये तो आपने बताया, लेकिन क्यों होता है ये, इसके बारे में कुछ जानकारी है, रिसर्च के माध्यम से कुछ विवरण है इसका? दरअसल इस तरह की बीमारियों पे काफी शोध हुआ है जी, और ये लगभग तय है कि ये आनुवांशिक बीमारी है। अच्छा। मतलब ये हमारे गुण सूत्रों में कुछ परिवर्तन आने की वजह से हो जाता है। मैं कुछ समय लूंगा जरा डिस्क्राइब करने में। जी जरूर, ये जानना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल। हाँ। हमारे शरीर में कई लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं और उनके अंदर में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए कहते हैं वो कई गुणसूत्रों में बटा हुआ है। जैसे करीब 22 जोड़े होते हैं और एक पुरुष और एक नारी के लिए एक अलग से होता है। ये गुणसूत्र बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इन पे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम जीन नाम से जानते हैं जी। इनका उद्देश्य ये है कि ये एक वो प्रोटीन बनाते हैं जिससे कि आपके शरीर में तरह तरह की एक्टिविटीज होती हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके शरीर में कई इस तरह की जीन्स हैं जो अलग अलग तरह की मसल को चलाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाती है, तो ये जीन की एक सही परिभाषा होगी। अब ये जब तक ये जीन अपना काम सही करती हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस जीन में अगर मान लीजिए कोई अगर परिवर्तन आ जाए, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि एक मोतियों की माला है, मान लीजिए सफेद रंग के मोतियों की माला है और वो सफेद रंग का मोती अगर काले रंग के मोती से बदल जाए तो उसकी पूरी खूबसूरती निकल जाती है। उसी तरह से ये जीन कुछ ऐसे मोतियों की सीक्वेंस होती है और उसमें से अगर एक उत्परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए वहां पे जैसे एक एडिनिन की जगह एक गुआनिन जैसा एक केमिकल मोइटी आ जाए तो उसकी वजह से सारे प्रोटीन की स्ट्रक्चर बदल जाती है या वो प्रोटीन छोटा हो जाता है। बट मिला जुला के ये है कि इस उत्परिवर्तन की वजह से शरीर में जो ये प्रोटीन का काम है वो अपना काम नहीं कर पाता है और इस वजह से मसल्स धीरे धीरे काम न कर पाने की वजह से बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ बीमारियां काफी अर्ली एज में हो जाती हैं, काफी देर से होती हैं। इसका कारण यही है
कि इस प्रोटीन की जरूरत शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग उम्र के डिफरेंट स्टेजेस पे होती है। और इस वजह से ये बीमारियां कभी बचपन में, कभी जवानी में और कभी बुढ़ापे में भी आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छे से आपने बताया है, लेकिन अब एक जो ये चर्चा या ये बात हो रही है कि इसका कोई अभी तक उपचार नहीं है मेडिकल साइंस में, क्या इस तरह की स्थिति है और इस तरह की स्थिति में आगे हम कैसे बढ़ पाते हैं? कुछ जो इस तरह के मरीज हैं उनको बेहतर जिंदगी जीने के लिए कोई रास्ता मिल सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दरअसल पहले ये माना जाता था कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज जो हैं ये बहुत रेयर हैं, बहुत लोगों में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अभी IAMD के माध्यम से और कई इस तरह की संस्थानों के माध्यम से ये हमें पता चल रहा है कि हजारों लाखों में इस तरह की डिस्ट्रॉफी के लोग हैं। इसका मतलब है कि मरीज पैदा होते रहते हैं और उनका इलाज कुछ भी उपलब्ध नहीं है। आमतौर पे इसका इलाज एक स्टेरॉयड नाम की एक दवा होती है, उससे ये मसल की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम हो जाए इसकी कोशिश करते हैं जी। लेकिन ये स्टेरॉयड अपने आप में नुकसानदायक है, तो इसको ज्यादा देर तक नहीं चला सकते हैं। और फिर जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ मैनेज करता है, ये उपचार नहीं है जी। तो इसके उपचार के लिए 2-3 तरीके जिसके ऊपर काफी शोध विदेशों में, भारत में हो रहा है, वो ये है कि किसी तरह से जो प्रोटीन मांसपेशियों में नहीं है उसको हम किसी तरह से वहां पे उपलब्ध करा दें। और या मान लीजिए वो प्रोटीन ना भी उपलब्ध हो तो कोई दूसरा प्रोटीन जो उसी तरह का काम करता हो तो उसको हम वहां उपलब्ध करा दें। ये एक तरह के उपचार की चीजें हैं जी। और दूसरी उपचार की विधि है कि जो डिफेक्ट, जैसे मैंने बताया कि जीन में जो डिफेक्ट होता है, आप किसी तरह उस डिफेक्ट को रिपेयर कर दें जिससे कि बॉडी उस प्रोटीन को अपने आप बना सके। अच्छा। तो ये दोनों ही चीजें जैसा मैंने बताया काफी सालों से शोध चल रही हैं और इसके परिणाम पिछले 2-5 सालों में काफी एक्साइटिंग हैं, लेकिन अभी भी ये कहना संभव नहीं है कि ये एक आम मरीज के लिए उपलब्ध है। ये कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है इसका खर्च। पहले तो ये भारत में पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, विदेशों में उपलब्ध है, और दूसरा ये है कि इसका खर्च जो है वो करोड़ों में आता है। तो इसके लिए इसकी उपचार की संभावना हमारे देश में मरीजों के लिए बहुत ही कम है। तो अभी विकल्प क्या है डॉक्टर साहब, जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं उनके सामने? मैं समझता हूँ ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी लाइलाज मर्ज के लिए ये तो कुछ ना कुछ उपाय तो करना जरूरी है। बिल्कुल। 2 चीजें हैं। एक है कि चूंकि ये बीमारी कई बार बचपन से शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी मसल्स का जो टूटना फूटना और रिपेयर न होना ये बहुत रेगुलरली चलता रहता है। इसको बचाना, जितनी भी मसल जो बची खुची सी हैं उनको बचाना या उनको और सशक्त करना जिससे कि ये शरीर को और आपके नित्य कामों को करा सके, ये बहुत आवश्यक है जी। और इसके लिए जैसा प्रधानमंत्री महोदय ने भी बताया कि फिजियोथेरेपी जो मानव मंदिर में होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर किसी बच्चे को ये बीमारी है तो सबसे पहले उसकी एक डायग्नोसिस यानी उसकी एक बीमारी का नाम उसके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हर बीमारी अलग अलग जीन के उत्परिवर्तन से होती है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, जो सबसे कॉमन है और करीब 3,500 में एक बच्चा, नर बच्चा जो है वो इससे अफेक्टेड हो सकता है। ये बीमारी माता के माध्यम से बच्चे में आती है और अगर हमें एक अंदाजा लग जाए कि ये ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बीमारी है तो हम पहले बच्चे में ये जेनेटिक जांच कर सकते हैं, हम उसमें क्या डिफेक्ट है वो पता कर सकते हैं और फिर उनके माता पिता में इसकी जांच करके उनके वाहक के स्टेटस की जानकारी हो सकती है। अगर ये जानकारी हमारे पास हो जाए और चूंकि हम ये जानते हैं कि ये माता पिता से बच्चों में जाएगा, तो हम गर्भावस्था के दौरान माता के गर्भ से करीब 12-14 हफ्ते से लेके 20 हफ्ते के बीच में हम चाहे तो कोई द्रव निकाल सकते हैं या छोटा सा ऊतक निकाल सकते हैं, जो आजकल बहुत ही आम सी तकनीक हो गई है। और चूंकि बीमारी किस वजह से हो रही है ये पहले से पता है, तो हम इसको बच्चे के जन्म के पूर्व जांच करके बता सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो सामान्य है या वो अफेक्टेड है, और अगर वो अफेक्टेड है तो सेलेक्टिवली टर्मिनेट किया जा सकता है।
जी, लेकिन एक बात बहुत उम्मीद बनाती है डॉक्टर साहब, जिस तरह से मानव मंदिर की पूरी टीम इस तरह के जो बीमार या इस तरह से प्रभावित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित लोग हैं, उनका थेरेपी के माध्यम से, अलग अलग तरह की थेरेपीज हैं उनके माध्यम से, उनमें जो सकारात्मक बदलाव ला पा रहे हैं, जो हमें दिख भी रहा है, और हमने बहुत सारे उदाहरण, मैंने खुद उनके वीडियोस देखे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की, तो ये उम्मीद तो बनती है कि जो लोग हैं जिनको इस तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो प्रभावित हैं, अगर एक सही ढंग से अपनी जीवन शैली को बनाते हैं, थेरेपी के अलग अलग थेरेपी या फिर उनके खान पान, ये सारी चीजें, तो वो बेहतर, सामान्य ना भी हो तब भी एक पहले से बेहतर जिंदगी जीने में सक्षम है। चूंकि आप ये मानव मंदिर की पूरी टीम से और पूरी एक्टिविटी से आपका लगभग मेरा ख्याल है 20-22 साल पहले से आपका जुड़ाव है, तो ये संबंध, ये जुड़ाव कैसे बना था? और ये अभी आप देखिए, आप हैदराबाद में मानव मंदिर के जो हेडक्वार्टर है वो सोलन में है, और इस तरह से तो ये कनेक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब संजना जी से भी बात हुई और लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जब से हमसे जुड़े हैं तब से लगातार निस्वार्थ भाव से हमेशा हमारे साथ वो काम करते हैं। ये बहुत बड़ा एक संबल है। देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह वाली कहावत बहुत सही है जी। और दूसरा ये है, हमारे दिल, विचार और फिलॉसफी ये बहुत मिलते रहे। अच्छा। पहली बार मुझे याद है संजना जी यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रही थी, और पता नहीं उन्होंने मुझे कहाँ से खोजा। मैं भी तब यंग सा हुआ करता था, और मुझे मेरे मन में ये था कि हमें जो ये बीमारियां हैं, इनके इलाज के लिए हमें, या इनके बचाव के लिए कुछ करना चाहिए, जो अनुवंशिक तो बीमारियां। हैदराबाद में मिले जी। और उसके बाद में मैं इनके, एक आपको पता नहीं इन्होंने बताया कि नहीं, एक खास बात थी जी कि इनका मोटिवेशन ये रहा कि मरीज इनके पास ना आए, हम मरीज के पास जाएं। हाँ। और इन्होंने हर साल में ये 2 या 3 बार सारे मरीजों को, कई मरीजों को 25 से 30-40 के ग्रुप को लेके ये विभिन्न जगहों पे जाते थे, वहाँ कैंप करते थे। तो उन कैंपों में मैंने जाना शुरू किया, और तब मुझे सही में पता चलने लगा कि ये कितनी दर्दनाक बीमारी है और हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने संजना जी के साथ काफी कैंपों में, मेरे ख्याल में चंडीगढ़, जयपुर, केरला, काफी जगहों पे मैं इनके साथ गया हूँ। फिर संजना जी का ये था कि हम जगह जगह कैंप करते हैं, लेकिन वक्त के साथ अब ये फिजियोथेरेपी को बढ़ाना जरूरी है। तो इनके, मैं समझता हूँ इनके और उमा जी के अथक प्रयासों से ये मानव मंदिर बना है। श्रोताओं, आपको बताएं कि डॉक्टर गिरिराज रतन चांडक जी, जो कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो हैदराबाद में है, वहाँ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है, और इनसे हमने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं, और जानकारी के साथ साथ डॉक्टर साहब आपसे प्रेरणा भी हम सबको बहुत मिली है। तो आप सबके लिए शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन आभार बहुत बहुत है इस बात के लिए कि आप लोग समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जैनेन्द्र जी, धन्यवाद मुझे आकाशवाणी पे आने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। दास्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं, कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं।
जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया। और उन्होंने इस बीमारी के साथ साथ जिनका जिक्र किया, यानी मानव मंदिर का जिक्र किया, इंटीग्रेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो मानव मंदिर के रूप में जाना जाता है सोलन में, उसके और उसके साथ जुड़े यानी जिन्होंने इनकी शुरुआत की, चाहे वो संजना गोयल जी हों, विपुल गोयल जी या उर्मिला बाल्दी जी या उनकी पूरी टीम, उनका उन्होंने जिक्र किया। और हमें ये सौभाग्य इस समय मिल रहा है कम से कम कि संजना गोयल जी, जो कि इस पूरी प्रक्रिया में इस मानव मंदिर की और इस संगठन की या संस्था की जो हेड हैं यानी अध्यक्ष हैं, उनसे हम सीधे जुड़े हुए हैं सोलन से और उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं कि कैसे ये सब शुरुआत हुई है और कितने सारे लोगों के जीवन में कितना सारा परिवर्तन आया है। अगर आप यूट्यूब पे इन चीजों के बारे में देखें, वेबसाइट पर उनकी जाके देखें, तो आपको इस बात का एहसास होगा। लेकिन आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं संजना गोयल जी का। जी नमस्कार संजना जी। बहुत बहुत बधाई आपको। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब जिक्र किया तो एकदम से पूरे देश में इस बीमारी को लेकर भी एक जागरूकता सी जागी है और आपके काम और आपके संगठन संस्था के बारे में भी लोगों को जानने की उत्सुकता बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जरूरत थी इस वक्त कि हमारे देश में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जागरूकता आए जी। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़े, इसकी जागरूकता उनके माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। एंड थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अच्छा संजना जी, मैं इन सब चीज़ों को जानने की समझने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एक और बात का एहसास हुआ। एक तो ये है कि इस बीमारी के बारे में लोग जाने, दूसरा मुझे लगता है कि सही जानकारी न होने के अभाव में उनके मन में बहुत सारे भ्रम और संशय या गलत तरह की जानकारियां हैं, उसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे अब एक बच्चे के बारे में मैंने जाना कि उसको कहीं से ये बात उसके मन में घर कर गई थी कि इस बीमारी में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, 20 साल से ज्यादा आदमी जिंदा नहीं रहता, तो वो एक इस तरह के दबाव में जीता रहा। अब धीरे धीरे जब वो आपके सेंटर में आके उसको जब थेरेपीज शुरू हुई और इतना सकारात्मक बदलाव आया है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बच्चे के मन में अब कैसी आशा की किरण जागी है। उसके माँ बाप, उसका परिवार अब कितना उत्साहित और खुश है। घर में कोई बालक ऐसा सोचे कि मैं इतने दिन ही जिंदा रहूंगा, इससे ज्यादा नहीं जी पाऊंगा, तो कैसी स्थिति में सबको जीना पड़ता है। तो ये एक उम्मीद जो जागी है संजना जी, ये बहुत ही कमाल की बात है। और इस उम्मीद का जो, इस किरण का जो स्रोत है वो आप लोग हैं। आप संजना जी तो है ही हैं, लेकिन विपुल जी भी आपके साथ हैं, उर्मिला बाल्दी जी और पूरी टीम है। अब थोड़ा ये बताएं कि ये जो आपकी शुरुआत हुई और इस संस्था तक किस माध्यम से पहुंची है और देश भर में पहुंच रही है, वो कब और कैसे हुई थी? ये था कि 1992 में इस संस्था का गठन हुआ था जी, और तभी से लेके जागरूकता के ऊपर ही संस्था काम करती रही, क्योंकि ये था कि इस बीमारी का कोई इलाज है नहीं। हाँ। तो कम से कम ये जरूरी है कि जागरूकता बढ़ाई जाए और इसके बारे में, क्योंकि मेडिकली बुक्स में उसको ज्यादा लिखा होता नहीं था, इंटरनेट और ये सब चीजें होती नहीं थी। किस माध्यम से कैसे हम लोगों तक पहुंचे, तो इसमें क्या हुआ कि जागरूकता शिविर लगाए गए पूरे देश में। आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सभी जगह पे जागरूकता शिविर लगाए। इसके बीच में ये हुआ कि लोग हिमाचल प्रदेश में आने लगे, ये जानकर के कुछ न कुछ सोलन में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेकर हो रहा है। अच्छा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा नाम था जो कि जानता ही कोई नहीं था। और साथ साथ ही 2001 से लेकर सरकार के साथ बातचीत करना शुरू हो गए थे और सरकार के हर फोरम पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम 2006 तक आने लगा था। ये बात रखी गई थी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत सीवियर डिसेबिलिटी है, बहुत सीवियर कंडीशन है और एक ऐसी बीमारी है जिसका कि अभी तक इलाज नहीं। तो इस चीज को लेकर जागरूकता फैलाई गई और काफी अच्छा ये रहा कि 2016 में संस्थान का आरंभ हुआ और इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हुआ, जिसमें कि हमारे डोनर्स का सहयोग रहा।
जी। कि सतलुज जल विद्युत का सबसे अग्रणी स्थान रहा। इन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया। तो इस संस्थान बन के तैयार हुआ, इसमें लोग आने लगे और यहाँ से पॉजिटिविटी शुरू हुई थी 1995 से जी। परंतु प्रैक्टिकली जो हम लोगों को देने लगे, जो हमें खुद को एहसास हुआ, जो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस थे, जो हमने दुनिया के साथ शेयर किए कि जितनी भी जिंदगी है उसको खुशी से दिया। देखिए, लाइफ एक ऐसी चीज है जिसका कुछ भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। नॉर्मल चलता चलता इंसान चला जाता है, कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, किसी तरह से टूट जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बिना। तो हमारा यह था कि बेशक बीमारी है पर मेंटली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इंसान 99.9% 0.1% लोगों में मेंटल कंडीशन आती है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। परंतु इतने इंटेलिजेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले बच्चे होते वो इस बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी जिंदगी। बिल्कुल। उन लोगों को उनका शरीर नजर नहीं आया, हमें उनके पीछे की एबिलिटी नजर है जी, उनकी जो सक्षमता थी वो दिखाई दी। तो उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया कि हर इंसान एक इंसान पहले है और उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो बाद में। बिल्कुल। फिजिकल कंडीशन उसको इग्नोर करते हुए हमने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कि भाई कोई इलाज नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप व्हील चेयर पर भी चल रहे हो तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइन। व्हील चेयर पर चलना नहीं, अपने आप में कोई आपकी डिग्निटी को नहीं था, आप आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और बड़े बड़े लोग हुए हैं जो व्हील चेयर पर रहकर बहुत अच्छा जी। तो यही मैसेज एक संदेश के माध्यम से जाता रहा। बहुत सारे रोल मॉडल हमारे बनकर तैयार हुए। ये सभी रोल मॉडल हमारे वीरेंद्र कालरा जी, विपिन कौशल जी, इस तरह के लोग, शंकरा रामन जी, ये सब लोग अग्रणी बढ़कर आए, जिन्होंने हर कैंप में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और लोगों को मैसेजेस देने शुरू किए। तो टीम का विस्तार होता चला गया। बिल्कुल। तो ये जो टीम थी, के लिए ये कही कि एक इंसान ग्रुप होता चला गया। तो परिवार के लोगों को अफेक्टेड ग्रुपों में जुड़ गए, पर फिर भी समाज में बड़े तौर पर जागरूकता की बहुत जरूरत होती है। हमारे देश में अभी तक इसका डेटा नहीं है कि कितने लोगों को जी, सच बात है। सरकार भी सभी चीजें पॉलिसीज बना पाएंगी अगर ये पता चले कि कितने लोग काफी ग्रसित हैं। लेकिन एक चीज है संजना जी की, देखिए आप लोगों ने बहुत प्रयास किया और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो डिसेबिलिटी पॉलिसी है वो भी बनकर तैयार हुई और उसमें इस तरह के पेशेंट्स को भी उसमें शामिल किया गया। दिव्यांगजनों को जो भी लाभ मिल सकते हैं उसमें इनको भी शामिल किया गया। मुझे लगता है कि धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की कोई नीति बन पाएगी जहां ऐसे बीमारी से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए और उनकी पुनर्वास के लिए ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ न कुछ बेहतर दिशा में आगे 1995 एक्ट में जी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मिली हो चुका है। अच्छा। तो नेशनल पॉलिसीज बनने कगार पर है, बढ़ रही हैं और हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है कि रिसर्च आए। कि बाहर के देशों में जो रिसर्च हो रही है वो इस तरीके की जो दवाइयां निकल कर आ रही है बहुत महंगी है और वो अफोर्डेबल रेट पर हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगी, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारे अब तो साइंटिस्ट बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और उनको बेस मिल जाता है जी, तो यहीं पर हमारे देश में दवाई निकल कर आएगी। बिल्कुल सच बात, बहुत अच्छे से पहुंच पाएगी जी। अभी इस स्थिति में भी आप लोग न सिर्फ सोलन और हिमाचल में बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों पर जाकर अपना ये काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। आपके सेंटर्स भी मेरा ख्याल है सोलन के अलावा और भी जगह पर हैं देश में, जैसे दिल्ली में शायद आपका एक सेंटर है। जी, हमारा दिल्ली में एक सेंटर है, चंडीगढ़ में भी हमारा सेंटर था। अभी रिसेंटली हमने बंद किया क्योंकि सारे लोग नॉर्थ इंडिया के सोलन आने लगे हैं। अच्छा। दिल्ली में जो सेंटर है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। वो बच्चों को घर से लेकर आता है गाड़ी में, अच्छा, जिसमें कि रैंप लगा है और बच्चों को वापस घर ही छोड़ता है। दिन भर वहाँ थेरेपी होती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं कि कोई जरूरी काम करना होता है, कहीं निकलना होता है, तो ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे बहुत सेफ हैं, बहुत खुश रहते हैं। वहाँ के जो हमारे कोऑर्डिनेटर है वो बच्चों को समय समय पर पिकनिक लेकर जाते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी आपको मिले हैं। 2004 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति जी के हाथ से नेशनल अवार्ड आपको दिया गया था, आपकी संस्था को, और आप लोगों को सम्मानित किया गया था। तो ये सचमुच बहुत ही एक कमाल का प्रयास है और इसीलिए जब माननीय प्रधानमंत्री स्वयं मन की बात में इस बात का जिक्र करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है और इसकी जरूरत क्या है। और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और हमसे बातचीत करने के लिए भी संजना जी बहुत बहुत आभार। आप हैं विपुल गोयल जी, आप लोग भी दोनों इससे प्रभावित रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी देखिए कितने सारे लोगों की जिंदगी में आपने
कितने सारे सकारात्मक बदलाव के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मुझे लगता है कि ये गाना आप लोगों को बहुत पसंद आता होगा, जीवन से ना हार जीने वाले, है ना? हमारे संस्था का गाना कि जो भी सम्मान मिलते हैं, जो भी पुरस्कार मिलते हैं, वो आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं सोसाइटी के लिए काम करने के लिए। मतलब आप सोचिए कि एक इंसान कितनी बड़ी चीजें कर सकता है, बिल्कुल सच। इंसान से जुड़ने से जो कि सक्षम है कि गहराई से चीज को सीखा और उन्होंने इस चीज को सिरे तक पहुंचाया। मैं कहती हूँ कि हमारी सोच के साथ जुड़ने से निकल कर आए जी। तो हम लोग अपनी सोच के साथ घर में बैठे ऐसे गाने करते हैं। तो इसलिए समाज से हमारी जरूरत है ये कि लोग वॉलेंटियर बने, लोग जुड़े, ध्यान से समझे, गहराई से समझे, लोगों को आगे लेके चले। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आभार इस बात का संजना जी हमसे बातचीत करने के लिए। और आपका जो काम है, आपके प्रयास हैं, उनको तो हम सचमुच नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और आपके और विपुल जी की पसंद के गीत से ही इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। वो गीत है जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान ले ओ मत वाले। जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए, दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए, जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए, तो बढ़ता चल, तू लहरा चल, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान ले मत वाले। जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए, बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए, दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए, तो बढ़ता चल, लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, लहरा कर, दुनिया के सुख दुख
को बिसरा कर जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मतवाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। हा 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 हा, हो वही है तेरा रखवाला। इन सारे प्रयासों से उर्मिला बाल्दी जी उमा जी के नाम से भी जानी जाती हैं, तो ये भी शुरू से जुड़ी रही हैं। और चूंकि इस जो मानव मंदिर है उसके पैट्रन भी हैं, लेकिन अपने आप को एक वॉलंटियर के रूप में इस सेवा भाव के साथ इन तमाम प्रयासों का हिस्सा हैं। और इस समय केरल में है, लेकिन हमने टेलीफोन के जरिए उनसे संपर्क किया, मोबाइल के जरिए, और उनसे हम संपर्क में हैं, इसलिए हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। वो कैसे कब जुड़ी इन प्रयासों से और अब तक की उनकी यात्रा का अपना अनुभव क्या है। बहुत बहुत स्वागत है उर्मिला जी। नमस्कार ज्ञानेंद्र जी, हमारा सौभाग्य है क्योंकि हम चाहते हैं ना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की ज्यादा से ज्यादा जी अवेयरनेस हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद तो हमें और ज्यादा जोश आ रहा है। देखिए, ये फर्क पड़ता है जब देश का शीर्ष नेतृत्व इस तरह के प्रयासों को अपने, वो भी मन की बात में जो उनके दिल के बहुत करीब है, उसमें इन चीजों का जिक्र करते हैं, तो कितने लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। उर्मिला जी, आप कैसे इन सारे प्रयासों से जुड़ी? ज्ञानेंद्र जी, बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा, चलिए छोटे में बता दीजिए। 93 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग सोलन में थी। बताओ तो वो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा था, मैं उसमें वॉलंटियर कर रही थी, बहुत मतलब सीरियसली, है ना। तो मैं संजना, विपुल, अतुल, ये तीनों भाई बहन है, एक ही फैमिली के, बस इनसे मिलना हुआ और लाइफ टर्न हो गई थी। मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जुड़े, अदर डिसेबिलिटी से भी जुड़े, स्टेट में दूसरी डिसेबिलिटी में भी बहुत IMD के साथ मिलके बहुत काम किया। अच्छा। लेकिन मेरा अपना जीवन सुधर गया, मतलब मेरे जीवन में सिर्फ यही और कुछ नहीं दिखता है। तो विपुल, संजना, अतुल, हम एक परिवार के बन गए। और ये इतने वर्षों का ये संबंध और भी प्रगाढ़ ही होता गया, क्योंकि आप सबकी सोच और उद्देश्य एक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सेंटर है सोलन में, उर्मिला जी, यहाँ किस किस तरह की सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं, जो लोग आते हैं वहाँ ट्रीटमेंट के लिए? मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने भी बताया हुआ कि इसका इलाज नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर प्रॉपर केयर मैनेजमेंट दे तो अच्छी जिंदगी जी पाए। तो मैं ये बताऊंगी कि जब संजना विपुल से मैं जुड़ी थी संजना जी से, तब मुझे पढ़ा था तो लगा कि इनकी आयु ज्यादा नहीं, पर देखिए आज तक संजना 58 की हो गई, विपुल भैया 63 के हो गए, अच्छी लाइफ जी रहे, क्योंकि वो उन्होंने शुरू से केयर मैनेजमेंट पर पूरा फोकस रखा। बस इसी सोच को लेके हम सेंटर की तरफ आगे बढ़े और ये सेंटर बनाया। यहाँ फिजियो, हाइड्रो, काउंसलिंग, एक रिक्रिएशन एक्टिविटीज का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि सबसे पहले तो लोग इतने डिप्रेस होके आते हैं हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि भी वो पहले डिप्रेशन से निकले। और योग, प्राणायाम, डाइट, सब कुछ एक ही छत के नीचे। मुझे लगता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए ऐसा सेंटर शायद दूसरा नहीं है। और मैं तो एक कहूँगी, सिर्फ इस बीमारी के लिए अकेला अलग से एक ही सारा, मैं काफी जगह बाहर भी गई हूँ, मेरे एक ही छत के नीचे सारी चीजें एक साथ मिल गई। जी बिल्कुल। सबसे इम्पैक्ट की बात है कि जो इसके लिए काम कर रहे हैं वो खुद सफरर है, उस फीलिंग के साथ कर रहे हैं, और उनसे देख के लोग इतने मोटिवेट होते हैं। IMD से जुड़ने वाले कई लोग इंजीनियर, CA, IIM कलकत्ता तक गए हैं, IIT में गए हैं, तो ये बस हमारे हौसले बुलंद होते हैं। उर्मिला जी, एक चीज तो है, देखिए ये सेंटर के बारे में भी मैंने जाना भी, आप लोगों ने बताया, मैंने उसके बारे में उसकी एक्टिविटीज को देखा, वीडियोस देखी। बहुत बड़ा सेंटर है और वहाँ इतनी सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। देश भर में तमाम तरह की गतिविधियां आप लोग करते हैं, दिल्ली में आपका सेंटर है, ये सारी चीजें हैं। अब इनके संचालन के लिए आपको संसाधनों की आवश्यकता होती है, खासतौर पर जो वित्तीय संसाधन है, ये कैसे मैनेज हो पाता है? देखिए, शुरू से हमें काफी वॉलंटियर्स, डॉक्टर, इनकी मदद मिलती, लेकिन जब सेंटर का सपना देखा तो लगा कि बिना धन के और मार्गदर्शन के कुछ नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट से लीज पे जमीन मिलने के बाद हमने सोचा वापस दे देते, क्योंकि कोई हमारे पास फंड नहीं है। पर इसी समय हमारे लिए भगवान बन के आया SGVN, ये एक PSU है जो कि शिमला में इनका हेडक्वार्टर है। 1914 में फर्स्ट फंडिंग, बहुत बड़ी फंडिंग इन्होंने दी और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, जो आज तक इनकी फंडिंग जारी है। मैं आपको बताऊंगी 3-4 इंस्टीट्यूट इन्हीं के माध्यम से SGVN ने अपने CSR फंडिंग से ही बनाया। इनके द्वारा देने के बाद अन्य PSU भी आगे आए, NTPC, IOC, ONGC, REC, ये सभी कई PSU ने दिया।
और हम इंडिविजुअल कंपनियां और डोनर्स भी बहुत आगे आए और हमें सपोर्ट किया। और अभी भी जो रैंकिंग खर्चा कम नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा होता है, वो भी हमें इंडिविजुअल सपोर्ट है। बस इसके पीछे ये भी है कि IMD की गुडविल बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत ही सच्चाई से काम हो रहा है और इसके वॉलंटियर सारे मैनेजमेंट है, वो कोई भी एक पैसा यहाँ से नहीं लेता बल्कि संस्था के लिए डोनेशन देता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि साई फाउंडेशन है, हिमाचल में है, इन्होंने पूरा आर्किटेक्ट कंस्ट्रक्शन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया, मतलब कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, ये सारी चीजें उन्होंने हमारे लिए फ्री ऑफ की। ज्ञानेंद्र जी, एक चीज बताना चाहूंगी, कई चीजें लाइफ में आई 30 साल की यात्रा में, जब पर भगवान ने हमेशा जब जब हमें जरूरत पड़ी कुछ न कुछ माध्यम हुई। बिल्कुल, और जहाँ चाहे वहाँ रहा। आजकल जो हमारी चिंता चल रही थी वो सबसे ज्यादा अवेयरनेस की चल रही थी और सेंटर तक लोगों के पहुँचाने की, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इतना अच्छा काम हो गया कि हम उनका किन शब्दों में धन्यवाद करें कि लोग अब यहाँ आएंगे हमारे पास। और कल इतनी ज्यादा हमारे पास इंक्वायरी आ रही कि बस अब लगा कि सपना पूरा होगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, सपना जब पूरा होगा जब रिसर्च को ड्रग आए। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये भी ये तय है। और देखिए, जो वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लगे हुए हैं इस दिशा में। वो भी दिन जरूर आएगा, लेकिन तब तक कम से कम जीने का एक सहारा तो बन जाए, थोड़ा सा सकारात्मक दिशा में हम आगे तो बढ़ पाए। और मैंने बहुत सारे आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं, उनके वीडियोज वगैरह देखे, मैंने उनका सुना उनको, तो उनसे ये बात तो लगती है कि जब वो आए थे तो ऐसी दशा में थे जो बहुत ही परेशानी वाली थी। परेशानी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे थेरेपीज के दौर चले, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग कैंप्स में वो आते रहे और सुधार होता गया। जो बच्चे खड़े नहीं हो सकते थे, कि सहारे के साथ भी मुश्किल होती थी, वो अब अपने आप खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत खुशी की बात है। और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई भी इन सारे प्रयासों के लिए उर्मिला जी। और कोई आपकी पसंद का गीत हो, उस गीत के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। आप बताइए कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को? जी, कौन सा? पिक्चर का नाम तपस्या है। हाँ। जो राहें चुनी तूने उस राहों के राही चलते जाना। वाह, ये गाना मुझे बड़ा प्रेरित करता है कि थकते बहुत हैं, डिप्रेशन बहुत होता है, पर मुझे फिर वापस लगता है, संजना और विपुल भैया अन्य दूसरे लोगों से मिलकर लगता नहीं है अभी हमें बहुत कुछ करना। अगर संजना और विपुल भैया इतना कर सकते हैं तो हमें भी आगे निश्चित रूप से। और ये गीत सचमुच बहुत प्रेरक है। आइए गीत सुनते हैं, लेकिन उसके पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी। धन्यवाद, नमस्कार। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी राह, अरे हो कितनी भी लंबी राह, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। हर सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है ढलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे।
अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है हो, तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है। भीगी आँख का पानी हकीकत खोल रहा है हो, जिस रंग में ढाले मुसाफिर ढलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते हो, जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते, जहाँ चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते, कहीं धीरज छूट न जाए, छूट न जाए, तू देख संभलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। प्यार की माला कहीं जो टूट भी जाए हो, तेरे प्यार की माला कहीं जो टूट भी जाए, जन्मों का साथी कभी जो छूट भी जाए, दे दे कर झूठी खुद को छलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात आज हम कर रहे हैं। बहुत सारी बातें की हमने, इसके जो वैज्ञानिक या चिकित्सकीय पहलू है उसके बारे में चर्चा की, मानव मंदिर की तमाम गतिविधियों के बारे में बात की जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे साथ इस समय निष्ठा अरोड़ा है, पानीपत से हमसे टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़ी हैं। निष्ठा जी को भी ये समस्या है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, और वो मानव मंदिर गई भी, वहां उन्होंने थेरेपी भी करवाई, और उनके अनुभव क्या रहे और अब किस रूप में इस प्रक्रियाओं का हिस्सा है, थोड़ा सा ये जानने की उत्सुकता जरूर है, इसलिए आइए सीधे हम उनके पास ही चलते हैं। निष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कब से समस्या रही है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है? मुझे 2005 में डायग्नोज हो गया था एम्स दिल्ली में। अच्छा। कि ऐसी एक बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है और बस एक्सरसाइजेस करनी होंगी और डे टू डे बढ़ती जाएगी समय के साथ। तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? मैं 10th क्लास में थी। अच्छा। 15 या 16 साल की मैं रही होंगी। और उस टाइम में आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते हो अपने सामने ये सुनने के लिए कि आपकी एकदम से नॉर्मल लाइफ पलटने वाली है। कोई भी बच्चा उस एज में ये नहीं रिसीव कर सकता। तो आप सबसे बड़ी गलती मुझे वहाँ डॉक्टर की भी लगी, जिन्होंने मेरे सामने ये बात मेरे पेरेंट्स को बताई। अगर मैं उनकी जगह होती तो थोड़ा बड़प्पन दिखा के पेशेंट को बाहर
भेज के सिर्फ पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। आप कहीं न कहीं उससे आपके ऊपर एक दबाव की स्थिति बनी है, आप प्रेशर में भी आए। बहुत 2 साल तक मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैं चलती फिरती सब कुछ करती थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। हाँ, एकदम से जिंदगी में मतलब सामान्य जिंदगी जीते जीते अचानक इस तरह की अगर समस्या सामने खड़ी हो जाए तो बहुत हौसला चाहिए, और हर तरफ से हौसला चाहिए दरअसल, क्योंकि छोटी सी बात भी आपको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करती है, हतोत्साहित करती है, निराशा की तरफ लेकर जाती है, ढकेलती है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं आशा की तरफ, उम्मीदों की तरफ। निष्ठा, यहीं से आपको एम से ही पता लगा था कि आप सोलन में ये सेंटर है जहाँ आप जाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सोलन का बहुत बाद में पता चला। अच्छा। बहुत ज्यादा 15-20 साल बाद पता चला, जिस बात का मुझे बहुत पछतावा है। मैं बहुत गलत डॉक्टर्स के, गलत टेस्टिंग, बहुत कुछ गलत जगह ठोकर खाई मैंने। अच्छा। जब तक हम समझ ही नहीं पाई कि इस टाइप की कोई बीमारी भी एग्जिस्ट करती है। तो कैसे पता चला कि आपको वहाँ जो मानव मंदिर है सोलन का, उसके बारे में? तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि सोलन में ऐसा करके कुछ है जहाँ डिस्ट्रोफी के लिए स्पेशलाइज्ड सारा ट्रीटमेंट है। हाँ। पर फिर कोविड आ गया, मेरा डिले होता गया प्लान। इस साल जाके मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में वहाँ पे जा पाई, और मैं हैरान हो गई मानव मंदिर को देख के कि ऐसी कोई जगह इंडिया में है जो स्पेशलाइज्ड मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अब तक मैं इतनी जगहों पे गई थी इस बीमारी के लिए, कन्याकुमारी से लेके मैंने कोई जगह, कोई डॉक्टर कुछ नहीं छोड़ा था। और जब आपको कोई ये क्लेम करता है ना कि आपको हम ठीक कर देंगे, ये बहुत अट्रैक्टिव ऑफर लगता है, बहुत आकर्षित करता है। चाहे अंदर से आपको पता हो कि मेडिकल साइंस पे जवाब दे रही है, लेकिन वो शॉर्टकट के चक्कर में कि हम ठीक कर देंगे, बहुत गलत रास्तों पे हमें मिसगाइड किया जाता है। मानव मंदिर पहली ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वो पहले बोलते हैं कि हाँ बीमारी है, एक्सेप्ट करो उसको, और फिर उसके ऊपर पूरी अपनी इबादत के साथ मेहनत करो। और उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, जैसा टेक्नोलॉजी, पॉजिटिविटी और जिस तरह की टीम उन्होंने ऐसी खड़ी की है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई सेटअप नहीं देखा है। क्या बात। क्योंकि हर जगह हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो एक मजबूरी वाली फीलिंग होती है। सुबह से शाम हम थेरेपीज करते हैं, करने से मजबूरी फीलिंग होती है। पर ये पहली जगह थी जिन्होंने मेंटल हेल्थ को सबसे प्रायोरिटी मान के ट्रीटमेंट को चलाया, क्योंकि जो इसके चलाने वाले हैं वो इस बीमारी को जी रहे हैं। बिल्कुल सच बात है। जी रहा है ना, हाँ, उसको समझता है इस बात की तकलीफ में समझ रहा है। हाँ, और इसमें सबसे जरूरी जो चीज है वही उसका आत्मबल है, उसका कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, वो बढ़ाने की जरूरत है पेशेंट्स में। हाँ। मतलब संजना मैम और विपुल गोयल सर को देख के कि वो इतना कुछ कर सकते हैं, मुझे अपने आप को मैनेज करना इतना मुश्किल लग रहा था। जब मैंने उनको देखा कि बीमारी होते हुए भी वो हम जैसों कितनों का इतना मतलब दूर का विजन लेके इतना बड़ा टीम आगे रन कर रहे हैं। हाँ। तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं निश्चित रूप से। और मतलब क्या क्या परिवर्तन, मतलब वहाँ कैंप में जब शामिल हुई उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आपने महसूस किया अपने अंदर? मुझे सबसे बड़ा चीज लगा कि मुझे अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया। अच्छा। मैं बहुत सालों तक सोचती मेरी आत्मा का रियल पर्पस क्या है, मैं कुछ करने आई हूँ ये मैं श्योर थी, कुछ सोसाइटी के लिए करना है मुझे ये भी पता था, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पाई थी। लेकिन वहाँ रह के और जो सारे कैंप, पिकनिक और जैसे जैसे उन्होंने हमें पूरा कराया, मुझे ये समझ में आ गया मुझे इनके लिए करना है जो करना है। मुझे अपने साथ के मस्कुलर डिस्ट्रोफी वॉरियर्स के लिए करना है। मुझे उन बच्चों के लिए करना है जिनको डीएमडी है। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सबसे सीवियर वाला टाइप है। अच्छा। मुझे वो नहीं है, लेकिन वो छोटे बच्चों को है जो हर दिन कुछ कुछ बच्चे हमारा साथ छोड़ रहे हैं। कईयों को लगता है कि ये बीमारी बस चल फिर नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे ये बेड पे आ जाएंगे, लेकिन हर दिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देखती हूँ कि कोई ना कोई बच्चा एक्सपायर हो जाता है। जो चीज मेरा दिल दहला देती है कि ये बीमारी को अर्जेंट अवेयरनेस की जरूरत है, और इसमें रिसर्च होना कितना जरूरी है, और कितने बच्चों के पेरेंट्स को अगर टाइम ही अवेयरनेस मिल जाए और वो मानव मंदिर में पहुंच जाए तो वो बच्चों का बीमारी का ग्राफ बढ़ने से काफी हद तक पोस्टपोन कर सकते हैं। तो निष्ठा, अब तो आप खुद भी एक वॉरियर के रूप में काम कर रही हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। किस तरह की भूमिका में आप हैं इस समय, क्या क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, मतलब उसका उद्देश्य क्या है? क्यों कर रही हूँ ये तो क्लियर है, क्योंकि मैं इस बीमारी को जी रही हूँ, और अगर मुझे मानव मंदिर मेरे गुरु के समान है, अगर ये चीज मुझे 10 साल पहले मिली होती तो मैं कितना बेटर कर रही होती लाइफ में। तो मैं उन सब पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी मिलना चाहती हूँ जो जिनको अभी अभी आज पता चल रहा है कि उनके बच्चों को ऐसी बीमारी है और वो सदमे में है, और जो गलतियां हमने की इस बीमारी में वो ना करें जी। वो बाहर के मेडिकल स्कैम से बचे रहें। मैंने अपने सामने ऐसे छोटे बच्चे देखे जो व्हीलचेयर पे आए थे कैंप में, और उन्होंने 1-1 महीने रुके वो, और वो सपोर्ट के साथ चलने लग गए। जी बिल्कुल। और जो वो कॉन्फिडेंस होता है ना, जब आप इतने सालों से खड़े नहीं हुए हो
और इलेक्ट्रॉनिक टेबल पे जब आप पहली बार खड़े होते हो और सामने पहाड़ है, मैं आपको फीलिंग बयान नहीं कर सकती। लेकिन हम समझ से अनुभव कर पा रहे हैं आपकी आवाज में वो चीज, जो खुशी है या विश्वास जो वहां जाकर पैदा हुआ। और अवेयरनेस के लिए आप लगातार, आप भले मेरा ख्याल है एक ही बार वहां गई हैं, लेकिन आप सिर्फ एक बार, सिर्फ 7 दिन के लिए, लेकिन पानीपत में रहते हुए भी आप लगातार इस क्षेत्र में अवेयरनेस के लिए अपने स्तर पर बहुत कुछ कर रही हैं। कैसे और क्या क्या कर रही हैं निष्ठा? मैं जितनी ज्यादा मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेरेंट्स से जुड़ पाऊँ, चाहे फिजियोथेरेपी सेशंस के थ्रू, चाहे लोगों को अब मैं खुल के बता पा रही हूँ अपनी बीमारी के बारे में। पहले लोगों को लगता था जिनको चलना नहीं आ रहा, उनको पोलियो है या कुछ और है, तो मैं क्लियरली बताती हूँ सबको, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे फ्रेंड्स हो, कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, इसका नाम याद रखना, और इस बीमारी का आपको कोई भी कहीं भी दिख जाए तो आप मेरा नंबर शेयर कर देना, आप बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बहुत अच्छी बात है। और मैं कुछ पानीपत के ऐसे हॉस्पिटल से जहाँ बहुत पेशेंट आते हैं, वहाँ IMD के पैम्फलेट्स लगा के आई, मैं वहीं कैंप से ले आई थी। मुझे श्योर था मुझे यहाँ के क्या करना है जी, क्योंकि हर जगह, हर फिजियोथेरेपी सेंटर में ऐसे ऐसे बच्चे डिस्ट्रोफी के आ रहे हैं थेरेपी के लिए, और उनके लिए मानव मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा निष्ठा आपसे बात करके, बड़ा हौसला भी बढ़ा, क्योंकि कई बार हम जिन बातों को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि उसमें आखिर कहाँ उम्मीद है। वो उम्मीद आप में दिखती है वैसे, और दूसरों के लिए भी आप। ये मुझे समझ में आया IMC में जाके। जी, बीमारी है, लेकिन उससे सफरिंग कितनी लेनी है वो हम पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी चीज के प्रति बहुत पैशनेट और गोल है ना हमारे पास लाइफ में, तो हम बहुत बहुत बेहतर कर सकते हैं। जी जी, सारा बॉडी और माइंड को कैसे वो हील करते हैं मैं वो बयान नहीं कर सकती। पिकनिक से लेके एक एक स्टे की चीज जो बारीकी है मानव मंदिर में, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, योगा, न्यूट्रिशन, प्राणायाम, उन्होंने एक छोटी सी चीज भी नहीं छोड़ी जो एक डिस्ट्रोफी पेशेंट को चाहिए और वहाँ पे ना हो। जी जी। और सबसे कमाल का और टच करने वाली चीज मुझे उनका स्टाफ लगा कि वो सब लोग भी बहुत पैशनेटली काम कर रहे हो और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। क्लीनिंग स्टाफ से लेके हर कोई इतना वार्म हार्टेड है, आपको कोई प्रॉब्लम हो और उसका सोल्यूशन ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए, और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए और आपके जो भी इस प्रयास में जुड़े हुए हैं उन सब के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इस विषय को लेकर आज हमने इस कार्यक्रम में बहुत सारी चर्चाएं की हैं। लाभ इसका तभी है जब हम एक नागरिक के रूप में, समाज के एक हिस्से के रूप में इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को इसका लाभ मिल सके। यही उम्मीद है हमारी, यही प्रार्थना भी है, और इसी उम्मीद और प्रार्थना के साथ मैं जैनेंद्र अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।